स्टूडेंट, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कार्बन की केमिस्ट्री आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे कि कार्बन किस प्रकार से इसकी कैटेनेशन नेचर होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या है। उसके बाद में जब भी अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो बार बार अपन में बीच में बोलूंगा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस ई, माइनस ई। तो ये सारी चीजें समझने के लिए अपन को बेसिक जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। तो टॉपिक रहेगा जीओसी, गॉड ऑफ केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी होती है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट है विच इज बीइंग अटैक, जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं अपन सबस्ट्रेट। एक होता है आपके पास रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन में दूसरा पार्ट क्या होता है? रिएजेंट होता है। और रिएजेंट और सबस्ट्रेट विच इज बीइंग अटैक, यानी क्या बोलेंगे? विच इज बीइंग अटैक, यानी कि जिस पर अटैक होता है उसको बोलते हैं अपन सबस्ट्रेट। और जो अटैक करता है विच इज अटैक ऑन सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं रिएजेंट। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर के क्या बना सकते हैं? एक इंटरमीडिएट पोजीशन बनती है, एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपका जो इंटरमीडिएट है तुरंत ही ब्रेक होकर के क्या बना लेता है? एनर्जी रिलीज करके क्या बना लेता है? प्रोडक्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोडक्ट। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन की ये मैकेनिज्म होती है, उसमें सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, और रिएजेंट और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल जो होता है, अनस्टेबल चीजें केमिस्ट्री में कोई रुकती नहीं है, वो टूट करके और प्रोडक्ट बनाती है। उसमें से कोई एनर्जी रिलीज हो सकती है या कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स उसमें से अलग हो सकता है और आपका क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो अब इस कहानी में रिएजेंट कैसे बनेगा, सबस्ट्रेट क्या रहेगा, रिएजेंट ये डालेंगे तो किस प्रकार से इस पर अटैक होगा, इन सबको समझने के लिए अपन को इसकी एक मेथड पढ़नी पड़ेगी। यानी कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, उसको समझने के लिए अपन दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या क्या चीजें होती है मेन, कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए अपन को क्या क्या चीजें काम में आएगी वो देखते हैं। पहला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी कि क्या रहेगा? यानी कि जो कार्बन बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन यहाँ पर इसमें समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी कि कार्बन जैसे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के आपको पता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टनरशिप से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहते हैं और जब तक इलेक्ट्रॉन या तो इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे या इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज आता है। उसको भी बाद में समझेंगे अपन पूरा डिटेल में। दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर दोनों के बीच में जो कार्बन बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड का क्या हो सकता है? फ्यूजन हो सकता है, या बॉन्ड का क्या हो सकता है? क्लीवेज हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, तभी रिएक्शन हो पाएगी। क्योंकि सबस्ट्रेट के बॉन्ड में कुछ न कुछ चेंज होगा तभी क्या हो पाएगा? रिएक्शन हो पाएगी। तीसरी बात क्या हो सकती है? एजेंट, यानी कि जो रिएजेंट है उसकी नेचर क्या है, यानी नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इस पर भी कोई भी रिएक्शन का होना या ना होना डिपेंड करता है। अटैकिंग, नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ओके, तो इसके बाद में
यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यानी कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इससे अगर इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड है, इक्विवेलेंट बॉन्ड है, इस कार्बन से कोई डिफरेंट ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस तरफ इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी सेल में, सेम सेल में रहते हैं, सेम वैलेंसी सेल में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे उठ करके कहीं भी नहीं जाते हैं। ओके, तो ये अपना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसको बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना, उसमें पहला आएगा अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं और इसको एम इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट, इसको अपन रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। और अपने पास एक लास्ट है, वह है आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको इससे ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आर होता है, आर रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये 4 इफेक्ट है, इनमें से 1, 2, 3 वो 3 जो है ये हैं आपके पास परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट कौन से हैं? परमानेंट इफेक्ट है। और ये लास्ट वाला है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये कैसा होता है? टेम्पररी होता है। क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। वन बाय वन इंडक्टिव इफेक्ट की डिस्कस करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली वैसे 2 टाइप्स का है, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई। तो हेडिंग लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट यानी कि कार्बन से अगर कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो जाता है और इसी को अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या कहेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे जनरेट होता है? जब कार्बन और से जुड़े दूसरा एटम है उसमें उसके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब क्या करते हैं, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से बॉन्ड में क्या आ जाती है? पोलरिटी आ जाती है और एक पर क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे कितना आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि बॉन्ड में क्या हो जाती है? पोलरिटी आ जाती है। ये किसकी प्रेजेंस में आती है? रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली, अब यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा है उसकी नेचर के ऊपर हिसाब से, जो बॉन्ड आपके पास जो ग्रुप जुड़ा है उसकी नेचर क्या है, वो अगर उसकी नेचर के हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। अगर कार्बन से ऐसा ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, यानी कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो उसे बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या बोलेंगे ERG। शॉर्ट में क्या बोलते रहेंगे उसको अपन बार बार ERG बोलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते जाएंगे। इसके बाद में मान लो दूसरा कार्बन है तो उसके पास भी इसका इफेक्ट आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इस प्रकार से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक चेन इफेक्ट होता है, ये चेन के अंदर चलता रहता है और ऑलमोस्ट 2-3 कार्बन्स तक इसका इफेक्ट चलता है। उसके बाद में इसका इफेक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है, ऐसे चलता रहेगा। ओके, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं उनकी डिस्कस कर लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप हैं वो अपन पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये मिथाइल ग्रुप है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई वाले ग्रुप हैं। उसके बाद में CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे आपके पास प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ लिख देंगे अपन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी वाली सेकंड कंडीशन ये है कि कार्बन की डिग्री 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो जैसे ये वाला कौन सा कार्बन है, ये वाला आपके पास 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला आपके पास 1 डिग्री कार्बन है। उसके बाद में अपन क्या लेते हैं, जैसे 2 डिग्री कार्बन ले लिया तो ये आपके पास 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। और दूसरा अपने पास हो सकता है ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो इनका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर इस प्रकार से रहेगा, यानी कि 3 डिग्री कार्बन का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। ओके, एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द आई इफेक्ट in given like this CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ऑर्डर बताएं, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताएं। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते हैं, प्लस आई इफेक्ट भी आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो कार्बन चेन में, कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन में या कार्बन चेन में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि वो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा है इसको बोलेंगे
EWR इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आपका क्या हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से हो सकते हैं उसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। जैसे माइनस NF3, उसके बाद में NH3 प्लस अगला है आपके पास CF3 NO2, उसके बाद में अगला है CN साइनाइड। तो इस प्रकार से इनका ऑर्डर रहता है। उसके बाद में आप लेते हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसाइल ग्रुप के बाद में आप ले सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड के बाद में ले लो कीटोन ग्रुप, और उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर आपके पास आ जाएगा फ्लोरीन, बाद में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका इस प्रकार से ऑर्डर रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके बाद में इसको यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। उसके बाद में आपके पास आ जाएगा एल्कोहल के बाद में NH2 और आपका हो जाएगा वाइनिलिक ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद में ड्यूटेरियम और यह आपका लास्ट में हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से माइनस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा होता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, इन सब का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। अब है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो मैं हेडिंग लिख देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें एक पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले अपने समझ लेते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होता है। तो ये आपके पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसी को बोलते हैं आप कार्बोकेटाइन। 3 इसमें क्या होते हैं, इसकी नेचर क्या है, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीशीज है। इसके पास लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर इसके पास 0 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है। इसके पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 होते हैं। ओके, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जैसे मान लो कार्बोकेटाइन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आप CH3
ये यहाँ पर इसकी फ्री वैलेंसी है, तो ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये दूसरा अपन ले लेते हैं CH3H, और यहाँ पर ये फ्री वैलेंसी है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब प्लस आई इफेक्ट से कंपैरिजन करके देखें तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। देखो यहाँ पर इसमें कितने प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कार्बोकेटाइन पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कवर हो जाएगी और इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो करेंगे लेकिन इसके कंपैरिजन में कम कर पाएंगे, तो इसका स्टेबिलिटी इससे थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका स्टेबिलिटी सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कि इन तीनों में आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे। ओके, एक है आपके पास ये वाला, बताओ भाई, बताए बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आप पता करो ये कौन सा है, 1 डिग्री है। ये कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, अरेंज द following increasing order of stability, increasing order of stability। तो इसको अगर हम अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से रहेगा। यानी कि डिग्री बढ़ती जाएगी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। चलो एक और लेते हैं। DHC इन तीनों में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बताएं भाई, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, बताएं। तो देखो यहाँ पर इसमें एक ग्रुप ड्यूटेरियम है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, CH2 प्लस CH3 और एक और ये हो जाएगा आपके पास CH2 प्लस और CH3 CD3 CH2 प्लस। इसमें बताएं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ड्यूटेरियम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ड्यूटेरियम बढ़ता जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी।